नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र राणा स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल पर केमिस्ट्री विद राणा सर। आज मैं आपके लिए लाया हूं शेष जो प्रश्न बचे थे हमारे पास, प्रश्न संख्या 18 से लेकर और प्रश्न संख्या 23 तक आज हम हल करेंगे। और एक हमारा पुराना क्वेश्चन प्रश्न संख्या 14 जो है हमारे पास वो छूट गया था अथवा का, ठीक है ना। तो उसको भी हम आज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जो हमारे पास आज का पहला प्रश्न है, 1 लीटर समुद्री जल में 6 गुणा 10 की घात माइनस 3 ग्राम ऑक्सीजन घुली है। तो ऑक्सीजन की सांद्रता ppm में बताइए। यानी जो हमें ऑक्सीजन की सांद्रता ज्ञात करनी है वो किस में करनी है, ppm में ज्ञात करनी है। तो ppm क्या होता है, जब बिलियन में विलेय की मात्रा अत्यधिक कम होती है। कोई भी हमारे पास बिलियन है, उसमें अगर विलेय की मात्रा क्या है, बहुत ज़्यादा कम है, तो जो विलेय की मात्रा की हम गणना करते हैं वो किस में करते हैं, ppm में करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है कि समुद्री जल में 6 × 10⁻³ ग्राम ऑक्सीजन घुली है। तो ये क्या हमारे पास विलेय की मात्रा, और बिलियन की मात्रा कितने, 1030 ग्राम, यानी 1 लीटर, ठीक है ना, 1030 ग्राम। तो अगर हम यहाँ पे ppm की गणना करेंगे तो हम इसको सॉल्व करके आपको बताएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑक्सीजन की ppm में सांद्रता, तो विलेय की ग्राम में मात्रा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा विलेय की ग्राम में मात्रा डिवाइड बाय बिलियन की ग्राम में मात्रा। तो ये आपके पास फॉर्मूला होगा कि किसी भी बिलियन में उपस्थित किसी भी घटक, यहाँ पे ऑक्सीजन है तो हम यहाँ पे कोई भी घटक हो सकता है, तो किसी भी घटक की जो ppm में सांद्रता होती है वो किसके इक्वल होती है, वो होती है विलेय की ग्राम में मात्रा या विलेय के अणुओं की संख्या, जो भी आपके पास क्वेश्चन में दिया होगा, और बिलियन की ग्राम में मात्रा या अणुओं की संख्या इंटू 10⁶, यानी 10 लाख बिलियन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा, यानी 10 की पावर कितना लिखना है, हमने यहाँ पे 6 लिखना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने जो विलेय की मात्रा है वो कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 6 × 10⁻³ दे रखा है, ठीक है, डिवाइड बाई 1030, ठीक है। और जो 10 लाख था इसको हमने ओपन करके लिख दिया 10⁶ को, यानी 10000000। अब देखेंगे यहाँ पे तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास दिख रहा होगा 10⁻³ है, ठीक है ना। तो जो 10⁻³ है इससे हमने 3 जीरो इनको भी कट कर दिया। एक तो हमारा पहले हो गया था ये और ये वाला, ठीक है ना, और 3 जीरो और हमने कट कर दिया। तो आपके पास बचेंगे 6 × 100। अगर हम 6 के साथ 100 के मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आएगा 600 आ जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाय 103, ठीक है। तो अगर हम 600 को 103 से डिवाइड करते हैं तो जो आपके पास आंसर आएगा वो कितना आएगा, 5.82 आपके पास आंसर आता है, ठीक है। या आप एक ऐसा भी कर सकते हो कि अगर हम 600 को किससे डिवाइड करते हैं, 103 से डिवाइड करते, तो एक बार 5 बार आपका जाएगा, यानी 1 5 जा कितना हो जाएगा, 500, ठीक है, और 3 जब 5 जा 15। तो आपके पास बचेगा यहाँ पे कितना बचेगा, 10 में से 5 तो 5 यहाँ पे बचेगा, और यहाँ पे बचेगा 9 में से 1 गया तो कितना होगा, 85, ठीक है। हमने यहाँ पे पॉइंट लगाया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। अब कितने टाइम में जाएगा, 8 टाइम में जाएगा। तो आप क्या लिख सकते हो, 5.8 ppm भी यहाँ पे नोट कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारे पास प्रश्न संख्या 18, ठीक है ना। तो जो प्रश्न संख्या 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 है, वो क्या है, डिफाइन कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। यानी किसी वैद्युत अपघट्य विलयन की चालकता तथा मोलर चालकता को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किसी भी जो वैद्युत अपघट्य विलयन होता है, उसकी जो चालकता होती है वो प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो किसी भी जो हमारे वैद्युत अपघट्य की जो चालकता होगी, यानी वैद्युत अपघट्य विलयन की जो चालकता होती है वो वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसे हम किससे व्यक्त करते हैं, C से व्यक्त करते हैं। यानी C इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1/R। तो आपके पास हम आंसर नोट करके दिखाएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे किसी भी जो वैद्युत अपघट्य है विलयन की जो चालकता होती है, किसी वैद्युत अपघट्य विलयन की
जो चालकता होती है वो वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी जो हमारे पास C है, यानी चालकता जो है वो जो R है, यानी C जो है हमारे पास वो R के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी C इक्वल टू 1/R होता है। यानी जो R होता है वो प्रतिरोध होता है और जो चालकता होती है वो प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है, उल्टा होता है। ठीक है। इसी प्रकार हमारे पास जो क्या है, मोलार चालकता है। किसी वैद्युत अपघटक के 1 मोल घोलने पर, यानी अगर हम किसी वैद्युत अपघटक कितना मोल घोलते हैं, 1 मोल घोलते हैं, तो विलयन में उत्पन्न आयनों के कारण, जो हमारे पास विलयन में क्या उत्पन्न होंगे, आयन उत्पन्न होते हैं। यानी विलयनों में उत्पन्न आयनों के कारण जो चालकता होती है उसे हम क्या कहते हैं, विलयन की मोलार चालकता कहते हैं। यानी किसी वैद्युत अपघटक के 1 मोल को घोलने पर विलयन में उत्पन्न आयनों के कारण चालकता को हम क्या कहते हैं, मोलर चालकता कहते हैं या आणविक चालकता कहते हैं। इसको हम किससे व्यक्त करते हैं, इसको हम व्यक्त करते हैं लैम्डा एम से। यानी लैम्डा एम से हम इसको व्यक्त करते हैं। और जो लैम्डा एम होता है वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाई सी। सी यानी क्या है हमारे पास, चालकता। और जो हमारा कप्पा है वो क्या होता है हमारे पास, विशिष्ट चालकता। इसका जो मात्रक होता है, इसका मात्रक होता है हमारे पास ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होता है। जबकि जो हमारे पास वैद्युत अपघट्य है, ठीक है ना, या हम विलयन की जो चालकता की बात करेंगे तो उसका जो हमारा इकाई होती है यानी यूनिट होती है वो क्या होती है, ओम इनवर्स होती है। ठीक है। इसी प्रकार हमारे पास एक अगला प्रश्न है, संक्रमण धातुओं के अभिलक्षण क्या क्या होते हैं। यानी जो हमारे पास संक्रमण धातु होती है उनके क्या क्या गुण होते हैं। तो संक्रमण धातु की विभिन्न प्रकार के प्रॉपर्टीज होती है। पहली प्रॉपर्टी है कि ये जो संक्रमण धातु होती है वो कॉम्प्लेक्स आयन का निर्माण करती है, यानी संकुल आयन का निर्माण करती है, जिसे हम इस वर्ग कोष्ठक के मध्य लिखते हैं। यानी जैसा हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था K4FeCN6, ये हमने पढ़ा था K4FeCN6। तो ये भी हमारे पास क्या है, संकुल आयन होता है, यानी संकुल यौगिक होता है। तो जो हमारे पास संक्रमण धातु होती है उसका पहला गुण होता है वो संकुल यौगिक का निर्माण करता है। दूसरा इसका एक और प्रॉपर्टी होती है, जैसे आपने देखा होगा कि जो हैबर प्रोसेज होती है, ठीक है ना, हैबर प्रोसेज में आपने देखा होगा आयरन हमारे पास कैटालिस्ट होता है, यानी उत्प्रेरक होता है। आपने हमारे देखा होगा कि जो हमारे पास नाइट्रिक अम्ल का निर्माण होता है ओस्टवाल्ड विधि द्वारा, तो वहाँ पे प्लेटिनम उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। तो जो हमारे पास संक्रमण धातु होती है उनका दूसरा गुण है कि वो उत्प्रेरक की तरह व्यवहार करते हैं, यानी उनका जो बिहेव होता है वो कैसा होता है, कैटालिस्ट के जैसे बिहेव करते हैं। ठीक है। अगली अगर हम बात करेंगे संक्रमण धातु की, तो अगला जो इसका प्रॉपर्टी है, ये सभी लगभग ये सभी क्या करते हैं, रंगीन आयनों का निर्माण करते हैं। यानी ये सभी रंगीन यौगिक का निर्माण करते हैं। जो भी संक्रमण धातु होती है वे रंगीन यौगिक का निर्माण करते हैं। तीसरा प्रॉपर्टी, चौथी होगी कि सभी संक्रमण धातुएं अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। 4 बिंदु हो गया। पांचवा, ये भिन्न भिन्न ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। तो आपने 5 में से कोई भी 2 बिंदु आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है इसका, डी ब्लॉक के तत्व में कौन से तत्व संक्रमण श्रेणी के तत्व नहीं कहे जाते हैं। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, जिंक, कैडमियम, मरकरी। 3 एलिमेंट है हमारे पास, जिंक, Zn, कैडमियम एंड मरकरी, Hg, जो हमारे पास संक्रमण तत्व नहीं कहे जाते हैं, क्योंकि इनका सामान्य अवस्था में और ऑक्सीकरण अवस्था में डी कक्षक पूर्ण रूप से भरे होने के कारण ये संक्रमण तत्व नहीं कहे जाते हैं। ठीक है ना। सामान्य अवस्था और ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है ये आपको मैं समझाऊंगा यहाँ पे। जैसे जिंक की बात मैं करूंगा, जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30। तो अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो ऑर्गन ये हो गया हमारे पास 18, ठीक है ना। 4s2 18O2 कितना हो गया 20 और 3d10 40 हो गया। ठीक है। अब अगर मैं इसको उत्तेजित अवस्था में लाता हूं तो ये सामान्य ऑक्सीकरण संख्या 2+ व्यक्त करता है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन ये देगा। तो कहां से ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा, सबसे पहले
4s से अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। तो 4s कितना हो जाएगा 0, और 3d में कितना बचेंगे यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन आपके शेष बचते हैं। इसका अर्थ है कि वे तत्व जिनका डी कक्षक तटस्थ अवस्था यानी सामान्य अवस्था में और उत्तेजित अवस्था में पूर्ण रूप से भरा होता है, उन्हें संक्रमण श्रेणी के तत्व नहीं कहे जाते हैं। क्या नहीं कहा जाता उनको? संक्रमण श्रेणी के तत्व नहीं कहा जाता है, जिनका डी कक्षक सामान्य अवस्था में या ऑक्सीकरण अवस्था में पूर्ण रूप से भरा होता है। अगला प्रश्न है, संक्रमण धातुएं तथा उनके अधिकांश यौगिक अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। कि जो हमारे पास संक्रमण धातु होती है उनके अधिकांश यौगिक क्या करते हैं, हमारे पास अनुचुंबकीय गुण व्यक्त करते हैं। तो अनुचुंबकीय क्यों करते हैं? क्योंकि संक्रमण धातुओं के डी कक्षक अयुग्मित रूप से भरे होने के कारण, कैसा होता है उनका कक्षक? डी कक्षक अयुग्मित रूप से भरे होने के कारण यह अनुचुंबकीय यौगिक का निर्माण करते हैं। ठीक है ना, समझ में आ गया? तो आपको मैं इसका आंसर भी यहाँ पे नोट करवा देता हूँ। ठीक है, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहला संकुल यौगिक का निर्माण करते हैं। ठीक है ना, दूसरा पहला संकुल यौगिक का निर्माण करते हैं, दूसरा उत्प्रेरक गुण प्रदर्शित करते हैं, तीसरा ये जो हमारे पास डी ब्लॉक के तत्व होते हैं क्या करते हैं, रंगीन यौगिक बनाते हैं, अनुचुंबकीय गुण व्यक्त करते हैं। अनुचुंबकीय मतलब ये चुंबकीय और क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, और इनकी जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, तो जो संक्रमण श्रेणी के तत्व होते हैं या डी ब्लॉक के तत्व होते हैं वो संकुल यौगिक का निर्माण करते हैं, पहला गुण उत्प्रेरक गुण प्रदर्शित करते हैं, दूसरा गुण रंगीन यौगिक बनाते हैं, थर्ड पॉइंट फोर्थ अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, और पांचवा है भिन्न भिन्न ऑक्सीकरण संख्या व्यक्त करते हैं। ठीक है, अगले का जो हमारे पास आंसर होगा जिंक, कैडमियम और मरकरी। जिंक, कैडमियम और मरकरी संक्रमण तत्व नहीं होते हैं। ठीक है ना, संक्रमण तत्व नहीं होते हैं। ठीक है, अगला का जो आंसर है हमारे पास, संक्रमण तत्व अनुचुंबकीय गुण इसलिए व्यक्त करते हैं क्योंकि संक्रमण धातुओं के डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। ठीक है, ये जो हमारे पास संक्रमण धातुएं होती है, ये तत्व होते हैं, वो उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये क्या करते हैं, अनुचुंबकीय गुण व्यक्त करते हैं। यानी जो अनुचुंबकीय गुण व्यक्त करते हैं वो किसके कारण करते हैं, इन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण अनुचुंबकीय गुण व्यक्त करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल को 600 ग्राम जल में मिलाया गया, विलयन के हिमांक में अवनमन की गणना कीजिए। यानी जो हमारे पास डेल्टा टी एफ होता है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो हम यहाँ पे देखेंगे जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है यानी डेल्टा टी एफ होता है, वो किसके इक्वल होता है, वो होता है के एफ। ठीक है ना, यानी मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट के एफ इंटू मोललिटी यानी विलयन का जो हिमांक में अवनमन होता है डेल्टा टी एफ होता है, वो उस विलयन के हिमांक में अवनमन स्थिरांक तथा मोललता के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे जो आपके पास प्रश्न दिया है उसमें क्या ज्ञात करनी है, हिमांक में अवनमन की ज्ञात करनी है, विलयन के हिमांक में अवनमन की क्या करनी है, आपने गणना करनी है। तो सबसे पहले आप ये पहचानो कि इसमें हमारे पास कौन सा विलेय होगा, कौन सा विलायक होगा, क्योंकि हमारे पास मोललता पूछी गई है। तो मोललता क्या होती है, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो 45 ग्राम है वो क्या है, WA यानी विलेय। जो 600 ग्राम है वो क्या है, WB यानी विलायक की ग्राम में मात्रा। अब आपके पास पूछा गया यहाँ पे एथिलीन ग्लाइकोल C2H6O2, तो इसका आपको पास अणुभार होना चाहिए, मॉलिक्यूलर मास। तो हम देखेंगे एक कार्बन का होता है 12, तो दो कार्बन का कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो दो कार्बन का कितना हो जाएगा 24 प्लस आपके पास हाइड्रोजन कितने 6 हैं, तो एक हाइड्रोजन का एक होता है तो 6 हाइड्रोजन के कितने होंगे 6 होते हैं, प्लस एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो दो ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। इनको यदि हम ऐड करते हैं तो जो इसका अणु भार आएगा यानी मोलर मास आता है 4 + 6 10 + 2 कितना हो गया 12, कैरी कितनी होगी 1।
तो 6 + 2 8, 8 + 3 कितना हो गया, 8 + 3 11 एंड 1 कितना हो गया, नहीं यहाँ पे आएगा आपका 2 + 3 5 और 1 कितना हो गया 6। तो आपके पास कितना आ गया 62। जो हमारे पास म्यू होता है वो क्या है, हमारे पास एथिलीन ग्लाइकोल का अणुभार है, Ma है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारे पास डेल्टा टी एफ है वो किसके इक्वल है, के एफ इंटू मोलालिटी है। ठीक है ना, तो अगर हम मोलालिटी को ओपन करते हैं यानी किसी विलयन की जो मोललता होती है 1000 ग्राम बिलियन में 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। तो हमने देखा यहाँ पे अगर हम मोलालिटी को ओपन करके लिखते हैं तो दिया गया भार WA, ठीक है, WA डिवाइड बाय MA यानी अणुभार विलय का इंटू 1000 जो हमारे पास ग्राम में, अगर हम इसको किलोग्राम में चेंज करते हैं तो किससे भाग देंगे, इसको 1000 से देते, तो इसलिए 1000 कहाँ आ जाता है हमारे पास, ऊपर आ जाता है, डिवाइड बाय WB इन ग्राम। यहाँ तक हो गया। अब आप देखें KF तो आपको दे रखा है, ये कितना था हमारे पास 1.86, ये गिवन था क्वेश्चन में, इंटू WA आपने बोला 45 है, ठीक है ना, यहाँ पे इंटू 1000 है। ठीक है, MA कितना हमारे पास, जो हमने अणु भार निकाला था C2H6O4 का, तो वो कितना था हमारे पास C2H6O4, ये था हमारे पास 62। ठीक है, अब यहाँ पे 62, यहाँ पे देखेंगे हम जो हमारे पास 600 है वो क्या है हमारे पास विलायक का भार। ठीक है, अब यहाँ आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमने क्या किया, जीरो से जीरो कट कर दिया, इस जीरो से सेकंड जीरो कट कर दिया। अब आपके पास बचेगा पॉइंट, यहाँ पे हमारे पास बचेगा 1.86 इंटू 45 इंटू 10 बचेगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको जो हमारे पास 1.86 है इसको अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 0.31, यानी 6 3 जा 18 और 6 1 जा 6, तो क्या आएगा 0.31। ठीक है, आपने लिखा 0.31 इंटू 45 इंटू 10 यहाँ पे आ गया। ठीक है, डिवाइड बाई 62। अब देखो यहाँ पे अगर मैं क्या करता हूँ 10 की पावर अभी 1 है, अगर मैं इस पॉइंट को 2 डिजिट के बाद लेके जाता हूँ, यानी पहले पॉइंट को मैंने 3 के बाद लेके गया फिर 1 के बाद लेके गया, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 10 की पावर -2, ये -2 यहाँ से आया। जब हमने क्या किया 0.31 था तो मैंने पॉइंट को एक बार यहाँ लेके गया, इसके बाद यहाँ लेके गया, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 10 की पावर -2। देखेंगे यहाँ पे 31 इंटू 45 इंटू 10 की पावर पहले 1 थी, यहाँ पे इसकी पावर 1 थी, और -2 कब आई, जब मैंने यहाँ पे पॉइंट को पीछे लेके गया। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया -2। अब यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो 31 जा 31, 32 जा 62 हो जाएगा, तो आपके पास आएगा 445 इंटू 10 की पावर -1। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे तो अगर हम 2 से 45 को डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा आपके पास, 2 2 जा 4, यानी 2 2 जा कितना आ गया यहाँ पे 2 2 जा 4, तो ये आ गया। फिर हमने फिर मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो कितना हमारे पास 5 बचा था, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4। ठीक है, और यहाँ पे हम कितना बचेगा हमारे पास 1 बचेगा, तो 2 5 जा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। लेकिन 10 की पावर कितनी थी हमारे पास, पहले आपके पास जो आंसर आएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4.5। अब जो -1 है उसको मैं वापस लेके जाऊंगा तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 2.25 आंसर आ जाएगा, यानी पॉइंट यहाँ से इधर की ओर गया है, तो कितना हो जाएगा 2.25। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हमारे पास क्या होता है, जलीय विलयन का जो हिमांक होता है उसकी हमने गणना करनी है, यानी जो विलयन है उसकी हमने गणना करनी है। तो आपका जो जल का हिमांक होता है, जल का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, वैसे तो 273.15 होता है, लेकिन आप 273 यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, माइनस जो यहाँ पे डिफरेंस आया है हिमांक में अवनमन का। ठीक है ना, वो कितना आया था 2.25, तो अगर हम 273 से 2.25 को क्या कर लेते हैं, सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, तो आपके पास बचेगा 270.75 केल्विन, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 21 है, अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक परिकलित कीजिए, यानी कोई आपके पास क्या दे रखी हो, अभिक्रिया दे रखी हो, इस टाइप की कोई अभिक्रिया दे रखी हो। ठीक है ना,
ये जैसे यहाँ पे इस प्रकार की कोई अभिक्रिया दे रखी हो, इसमें पूछा जाए कि Kc की आपको गणना करनी है। तो Kc पहले तो सबसे पहले ये समझो Kc होता क्या है। तो आपने सबसे पहले यहाँ पे नर्स इक्वेशन पढ़ी होगी। नर्स इक्वेशन में क्या होता है, जो ई सेल होता है, ई सेल इक्वल टू होता है, यानी इक्वल टू होता है ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाय n, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और इसके बाद होता है यहाँ पे log क्यूसी का मतलब होता है उत्पाद की सांद्रता डिवाइड बाय अभिकारक की सांद्रता, यानी प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब केसी की बात कर दी जाए तो केसी में क्या होता है, हमारे पास जो ये क्यूसी होता है, हमारे यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो हमारे पास क्यूसी लिखा हुआ है, ये ऊपर यहाँ पे क्यूसी लिखा था, इसकी जगह क्या हो जाएगा, हमारे पास केसी हो जाता है। अगर किसी अभिक्रिया में केसी नोट हो गया तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास रिएक्टेंट होगा और प्रोडक्ट होगा, ये एक दूसरे से कैसे होंगे, साम्यावस्था में होंगे। यानी जो अगर अभिक्रिया की जो दर होगी और पश्च अभिक्रिया की जो दर होगी, रेट होगा, वो दोनों का क्या होगा, बराबर होगा। अब अगर यहाँ से विद्युत धारा यहाँ से इधर की ओर क्या जाता है, इलेक्ट्रॉन जाता है वैद्युत रासायनिक सेल में, ठीक है ना। और जो हमारा राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड क्या आता है, विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होती है। तो जब यहाँ पे दोनों की मात्रा क्या हो जाती है, इक्वल होती है, तो जो ई सेल का मान होता है, ये जो ई सेल का मान होता है वो क्या होता है, यहाँ पे 0 हो जाता है। ठीक है ना, ई सेल का मान क्या हो जाएगा, अगर हमारा ई सेल का मान क्या हो गया, 0 हो गया, यहाँ का मान 0 हो गया, तो बचेगा क्या आपके पास, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाई एन लॉग के सी। ठीक है, अब हमारे पास ई नॉट सेल का मान तो क्या हो गया, ई सेल का मान हो गया 0। तो हम क्या करें, ई नॉट सेल को यहाँ से कहाँ लेके जाएंगे, इधर की ओर लेके आएंगे। यहाँ लाने पर यहाँ भी ये क्या होगा, जैसे इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ई नॉट सेल कैसे हो जाएगा, प्लस है, तो अगर लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो क्या आएगा, माइनस में हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस है तो हमारे पास दोनों से माइनस हम क्या कर देंगे, हटा देंगे, और आपके पास जो इक्वेशन बचेगी वो बचेगी ई नॉट सेल इक्वल्स टू 0.0591 डिवाइड बाय एन लॉग के सी। ठीक है ना, तो इसको हम अब सॉल्व करेंगे, आपको भी दिखाएंगे किस प्रकार से इसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, अगर इस प्रकार का आपके पास प्रश्न आता है तो सबसे पहले आपको ये रिएक्शन देखनी है। तो आपको ये देखना है कि जो हमारे पास पहला रिएक्टेंट कॉपर था, तो कॉपर किस में चेंज हुआ, कॉपर 2+ में चेंज हुआ। इलेक्ट्रॉन हमेशा उसी ओर जुड़ते हैं जहाँ पे आयन उपस्थित होता है। तो यहाँ पे 2+ है, इसलिए मैंने यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, 2, क्योंकि यहाँ पे 0 था, पहले कॉपर में कितना था, 0। यहाँ पे कितना चेंज हुआ, 2+ का चेंज हुआ, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। ठीक है, इसी प्रकार से ये जो अगली अभिक्रिया है, हमारे पास Ag+ था, वो किस में चेंज हुआ, ये चेंज हुआ हमारा Ag में। तो यहाँ पे हम जो इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे वो एक इलेक्ट्रॉन ऐड होना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड, इस साइड में Ag के साथ में। ठीक है, अब हमने यहाँ एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, लेकिन ऊपर कितने थे, 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, Ag को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रॉन भी 2 हो जाएगा और यहाँ पे 2 Ag हो जाएगा। इसका मतलब है कि 2Ag प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2Ag। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि जो ई सेल है अगर उसका मान 0 हो गया तो हम कहाँ लाएंगे, ई नॉट सेल को लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे, बचेगा क्या आपके पास, 0.0591 डिवाइड बाई एन लॉग के सी। ठीक है, अगर हमारे पास ये देखो ई नॉट सेल का मान तो गिवन है 0.46, ये पेपर में दे रखा है, और यहाँ पे आ रखा है 0.591, ये आपके पास भी इक्वेशन में है। यहाँ पे 2 जो है हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आपका चेंज हुआ, यहाँ और यहाँ इलेक्ट्रॉन की मात्रा क्या होनी चाहिए, दोनों जगह सेम होनी चाहिए कि दोनों अभिक्रियाओं में। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे लॉग के सी, जो लॉग के सी है वो तो सेम आएगा जैसे था आपके पास। ठीक है, अब आगे आप देखेंगे कि हमने क्या ज्ञात करना है, लॉग के सी ज्ञात करना है, तो जो 2 है यहाँ से वो इधर आएगा 0.46 इंटू 2, और 0.591 है वो कहाँ आएगा, नीचे आ जाएगा। तो आपके पास बचेगा 0.46 इंटू 2 डिवाइड बाई 0.0591 इक्वल टू लॉग के सी।
ठीक है। log Kc बराबर हमने इसका अपोजिट लिख दिया, log Kc बराबर इनको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 0.92 डिवाइड बाई ये हो गया। ठीक है। अब आप जब इनको डिवाइड करोगे, आप क्या करोगे, इसको डिवाइड करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 15.56 आता है। लेकिन किस में आता है, log Kc में। तो log Kc बराबर क्या आएगा आपके पास 15.56। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि अगर आपके पास log है उसको आपको हटाना है, क्या करना है, उसको काटना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एंटी लॉग का दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जो एंटी लॉग है उसने log को तो कर दिया कैंसिल। अब आपके पास बचेगा Kc इक्वल्स टू एंटी लॉग 15.56। क्या बोला मैंने, जो Kc बचेगा वो कितना बचेगा, एंटी लॉग, क्योंकि यहाँ भी एंटी लॉग का मल्टीप्लाई होगा, इस साइड भी एंटी लॉग का मल्टीप्लाई होगा। ठीक है। तो अब देखेंगे जो Kc है हमारे पास, जैसे हमारे पास log माना, मैंने कहा log 10 की पावर 5 है तो इसका मान क्या होता है 5 होता है। मैंने कहा log 10 की पावर 2 है तो जो भी पावर होती है वो log का मान होता है। इसी प्रकार जो एंटी लॉग होता है वो क्या करेगा, जो बेस वैल्यू होती है यानी जो हमारे पास नीचे की वैल्यू होती है वो 10 की पावर में चली जाती है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जो हमारा कंप्लीट होगा वो 10 की पावर में जाएगा, जो पॉइंट के बाद होगा उसकी वैल्यू हम अलग प्रकार से लिखते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके पास जैसे लिखा है एंटीलॉग 15.56, तो जो कंप्लीट नंबर है वो कितना है 15 है, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे Kc इक्वल्स टू इंटू 15। पहले हमें 15 लिखना है जो हमारे पास कंप्लीट नंबर, अगर यहाँ पे 17 होता तो हमने 10 की पावर 17 करना था, अगर आपके पास 18 होता तो 10 की पावर 18 करना था। ठीक है। दूसरा बचा आपके पास 0.56। तो आपने log की वैल्यू अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है ना, कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं तो मैं आपको आसानी से इसको बता सकता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास 0.56 होता है वो log 3 एंड 4 के बीच का होता है। जो हमारा 0.56 वैल्यू होती है वो किस किस के बीच की होती है, log 3 एंड 4 के बीच का। ठीक है ना। तो 3 का जो वैल्यू होती है 0.47 और जो 4 की वैल्यू होती है वो होती है 0.60, यानी 4 पॉइंट, यहाँ पे आपके पास आएगा जो हमारे पास ये वैल्यू है ये 0.47 से ज़्यादा है और 0.60 से क्या है यहाँ पे कम है। तो आप क्या करेंगे, जिससे ज़्यादा है उसको हम कंप्लीट नंबर लिखेंगे यानी 3 लिख देंगे। 0.85 यानी आपको पता है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 13 है। ठीक है ना। अगर मैं इसका 25% निकालता हूँ 13 का 25% 3 होता है तो हमारा जो आंसर होगा यहाँ पे 3 से ऊपर है, तो log जो हमारे पास 47 से इसका मान ज़्यादा था तो इसका जो आंसर होगा हमारे पास वो क्या होगा 3.8 के समथिंग इंटू 10 की पावर 15, यानी जो हमारा एंटी लॉग 15.56 था तो इंटू 10 की पावर 15 तो रहेगा ही, प्लस जो हमारा 0.56 है ये 3 से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 0.8, हमारे पास क्या होता है ये ज़्यादा होता है, यानी 85 कर सकते हैं, 82 कर सकते हैं या 81 के अप्रोक्स कर सकते हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 22 का ए है, जब प्रकाश किरण पुंज को कोलाइडोसोल में से गमन करता है तो टिंडल प्रभाव दिखाई देता है। यानी जब प्रकाश किरण पुंज को कोलाइडोसोल में प्रवाहित किया जाता है तो कोलाइडी विलयन में जो कोलाइडी कण होते हैं वो प्रकाश को क्या कर लेते हैं, प्रकीर्णित कर देते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं टिंडल प्रभाव कहते हैं। यानी जब प्रकाश की किरण कोलाइडी विलयन में प्रवाहित होती है तो कोलाइडी कण प्रकाश को प्रकीर्णित कर देते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं टिंडल प्रभाव कहते हैं। अगला प्रश्न है, जलयोजित फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्ट में NaCl वैद्युत अपघट्य मिलाया जाता है तो क्या होता है। तो हम देखते हैं कि जो फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्ट होता है वो कैसा होता है, हमारे पास धनावेशित कोलाइडी विलयन होता है। कैसा होता है, धनावेशित कोलाइड विलयन होता है। लेकिन जैसे हम इसमें NaCl को मिलाते हैं तो जो क्लोरीन आयन होता है नेगेटिव आयन, ये फेरिक हाइड्रोक्साइड के धनावेशित को क्या कर लेते हैं, कम कर देता है और छोटे छोटे कण मिलकर बड़े कण का निर्माण करता है। यानी जो FeOH का होल थराइज है धनावेशित, उसमें जब क्लोरीन मिलेगा
तो क्या कर लेगा, उसको उदासीन कर लेता है और एक बड़े कण का निर्माण कर लेता है, जो कि विलयन में नीचे अपक्षेपित हो जाता है, यहाँ जम जाता है, यानी ये यहाँ इकट्ठा हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्कंदन कहते हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि जब किसी फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल में NaCl वैद्युत अपघट्य मिलाया जाता है तो यह धनावेश को क्या कर लेता है, कम कर लेता है। यानी जो हमारे पास धनावेशित कोलाइड विलयन है उसके आवेश को क्या कर लेता है, कम कर लेता है, और छोटे छोटे कण मिलकर बड़े कण का निर्माण कर लेता है, जो कि नीचे अपक्षेपित या स्कंदित हो जाते हैं। अगला है, जब किसी कोलाइडी कण में से वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कोलाइडी कण विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गमन करने लगते हैं, जिसे वैद्युत कण संचलन कहते हैं। तो जो पहले का आंसर है वो है टिंडल प्रभाव, और दूसरे का जो आंसर है वो है स्कंदन, और तीसरे का जो आंसर है वो है वैद्युत कण संचलन। यानी जब किसी कोलाइडी विलयन में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कोलाइडी कण विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर गमन करने लगते हैं, जिसे वैद्युत कण संचलन कहते हैं। यदि धन कण संचलित होते हैं ऋण इलेक्ट्रोड की ओर तो इसे धन कण संचलन कहते हैं, और जब धन कण ऋण इलेक्ट्रोड की ओर संचलित होते हैं तो इसे ऋण कण संचलन कहते हैं। इसका हम आंसर यहाँ पे देखेंगे, जैसे यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, पहला क्वेश्चन का आंसर है जब किसी कोलाइडी विलयन में प्रकाश प्रवाहित करते हैं तो कोलाइडी कण प्रकाश को प्रकीर्णित कर देते हैं, और कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन क्या कहलाता है, टिंडल प्रभाव कहलाता है। दूसरे का जो आंसर है फेरिक हाइड्रोक्साइड क्या होता है, एक धनावेशित कोलाइडी विलयन होता है। जैसे ही इस विलयन में NaCl वैद्युत अपघट्य मिलाया जाता है तो क्लोरीन आयन कोलाइडी विलयन के आवेश को कम कर देते हैं और छोटे छोटे कण मिलकर बड़े कणों का निर्माण कर देते हैं और सतह पर एकत्रित हो जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, स्कंदन कहते हैं। तो दूसरे का आंसर आपने देख लिया है। अगला है हमारे पास तीसरा, कोलाइडी विलयन में वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर कोलाइडी कण विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर क्या करने लग जाते हैं, गमन करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत कण संचलन कहते हैं। यदि धन कण ऋण इलेक्ट्रोड की ओर क्या होते हैं, संचलित होते हैं या गमन करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, धन कण संचलन कहते हैं। अगर हमारे पास ऋण कण होगा वो धन इलेक्ट्रोड की ओर क्या करते होंगे, गति करते होंगे या गमन करते होंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, ऋण कण संचलन कहते हैं। और दोनों का जो हमारा संचलन कहलाता है वो क्या कहलाता है, वैद्युत कण संचलन। यानी वैद्युत के द्वारा कणों में संचलन करवाना ही क्या कहलाता है, वैद्युत कण संचलन कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास, अगला प्रश्न है वर्ग 15 के संगत आवर्तों के तत्वों की तुलना में वर्ग 16 के तत्वों की प्रथम आयनन एंथैल्पी का मान सामान्यतः कम होता है, क्यों? यानी जो समूह 15 के तत्व हैं उनकी जो प्रथम आयनन ऊर्जा होती है वो समूह 16 से क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है ना। अब समूह 16 से आयनन एंथैल्पी का मान ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि समूह 15 का जो हमारे पास क्या होता है, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, वो क्या होता है, NS2 और NP3 होता है। क्या होता है, NH2 और NP3। इसका मतलब है P में हमारे पास 3 कक्षक होते हैं और तीनों कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन है हमारे पास। तीनों कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन है। अगर हम ऑक्सीजन समूह यानी समूह 16 की बात करेंगे तो समूह 16 में क्या होते हैं, 3 कक्षक, NP4 होता है, यानी NH2 NP4 होता है, 1 2 3 और एक यहाँ पे हो गया 4। अब यहाँ पे देखें, एक हमारे पास युग्मित इलेक्ट्रॉन है, समूह 16 में क्या होता है, एक युग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, और इस इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कम ऊर्जा देनी पड़ती है। जबकि जो हमारे पास क्या होते हैं, अयुग्मित रूप से भरे होते हैं या पूर्ण रूप से युग्मित रूप से भरे होते हैं तो उनकी आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो आप क्या कह सकते हैं यहाँ पे कि समूह 15 के तत्वों की तुलना में समूह 16 के तत्वों की जो प्रथम आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है, कम होता है। क्यों होता है समूह 16 का कम? क्योंकि इसमें एक युग्मित इलेक्ट्रॉन होता है
और इसको हटाने के लिए आपको कम ऊर्जा देनी पड़ती है। जबकि समूह 15 में सभी जो हमारे कक्षक होते हैं अयुग्मित रूप से भरे होते हैं और इससे इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ती है। तो यहाँ पे आप रिटर्न में देखेंगे इसको, जैसे यहाँ पे लिखा है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वर्ग 15 के तत्वों की प्रथम आयनन ऊर्जा समूह 16 से इसलिए अधिक होती है क्योंकि समूह 15 के तत्वों के पी कक्षक अयुग्मित रूप से पूर्ण रूप से क्या होते हैं, भरे होते हैं। यानी अयुग्मित रूप में अगर हम देखेंगे तो ये सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, लेकिन तीनों में इलेक्ट्रॉन है तो हम क्या लिखेंगे, अयुग्मित रूप से पूर्ण रूप से भरे होते हैं। जबकि 16 में एक युग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, अतः समूह 15 से एक इलेक्ट्रॉन मुक्त करने के लिए अधिक ताप यानी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन H2O द्रव होता है जबकि H2S गैस होता है, क्यों होता है ये? यहाँ पे हम आंसर देखेंगे कि H2O में ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का आकार छोटा होता है तथा विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है इसकी, ऑक्सीजन की अधिक होती है, जिसके कारण H2O में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। H2O में कौन सा बंध पाया जाता है, हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। परंतु सल्फर का आकार बड़ा होने के कारण, जो सल्फर होता है हमारे पास उसका आकार क्या होता है, बड़ा होता है और हाइड्रोजन बंध का निर्माण नहीं कर सकता है। इसलिए H2O क्या होता है, एक द्रव होता है और H2S क्या होता है, गैस होती है। H2S गैस क्यों है, क्योंकि सल्फर का आकार बड़ा होता है और वो हाइड्रोजन बंध का निर्माण नहीं करता है। H2O में ऑक्सीजन होता है, इसका आकार क्या होता है, छोटा होता है, इसकी विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होती है और ये हाइड्रोजन बंध का निर्माण करता है। इसलिए H2O क्या होता है, द्रव, और H2S क्या होता है, एक गैस होती है। ठीक है, इसी प्रकार से अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23 अथवा का जो ए वाला है वो है आपके पास, सल्फर डाइऑक्साइड बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन कीजिए। ठीक है ना, तो जो हमारे पास क्या होता है, कोई भी अगर धात्विक सल्फाइड की अगर हम बात करें, यानी धात्विक सल्फाइड मतलब MsO3 की बात करें, धात्विक सल्फाइड का फॉर्मूला SO3, ठीक है ना। तो धात्विक सल्फाइड की क्रिया जब हम किससे करते हैं, सांद्र H2SO4 के साथ करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम रिटर्न में इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे कि जब किसी धात्विक सल्फाइड की क्रिया सांद्र H2SO4 से की जाती है तो SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। इसकी जो अभिक्रिया है, जैसे हमने उदाहरण के लिए लिया सोडियम सल्फाइड, इसकी क्रिया यदि हम सांद्र H2SO4 के साथ करते हैं तो सोडियम सल्फेट तथा सल्फर डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। तो आपको ये समझ में आया होगा कि जब किसी भी धात्विक सल्फाइड की क्रिया सांद्र H2SO4 यानी कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ की जाती है, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ की जाती है, तो SO2 का निर्माण होता है। ये इसके अभिक्रिया हमने एग्जाम्पल के लिए लिखा है, सोडियम सल्फाइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव सोडियम सल्फेट प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस जल का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है आपके पास, अथवा का खा वाला है, सल्फर का कौन सा रूप अनुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करता है? तो जो सल्फर होता है हमारे पास वो S8 के फॉर्म में उपस्थित होता है, S8 के फॉर्म में उपस्थित होता है। जैसे हम इसको 1000 से अधिक ताप देते हैं, कितना, 1000 डिग्री केल्विन से अधिक ताप देते हैं, तो जो S8 है ये वाष्प अवस्था में S2 में परिवर्तित हो जाता है। किस फॉर्म में चेंज हो जाएगी, S8 चेंज हो जाएगा किस में, S2 में। कब, जब हम इसको 1000 डिग्री केल्विन ताप देते हैं, ठीक है ना, वाष्प अवस्था में S2 में परिवर्तित हो जाता है, जो कि MOT के अनुसार क्या होते हैं, अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। इसका अर्थ है कि जैसे हमारे पास O2 होता है, O2 का अगर हम MOT के अनुसार देखेंगे तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रूप से भरे होते हैं। ऐसे हमारा H2 होता है, H2 में भी क्या होते हैं, 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये कैसे व्यवहार करता है, अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है यानी व्यक्त करता है। इसका भी रिटर्न आंसर देखेंगे हम यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिखा है सल्फर S8 के रूप में पाया जाता है, जैसे यहाँ पे लिखा है सल्फर S8 के रूप में पाया जाता है जिसकी आकृति क्राउन शेप होती है, यानी जैसे हमारे पास रानी का
जो हमारा क्या होता है, रानी का जो ताज होता है उसके समान होती है इसकी आकृति, क्राउन शेप की होती है। S8 को 1000 डिग्री केल्विन से ऊपर गर्म करने पर, यानी 1000 केल्विन से अधिक ताप पर गर्म करने पर वाष्प अवस्था में H2 का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? H2 का निर्माण होता है, जो कि अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है। क्योंकि MOT के अनुसार H2 में O2 के समान एंटी बॉन्डिंग में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, इनको जितने भी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको यहाँ पे रिटर्न में दिखाए हैं, आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे प्रकार से नोट्स बना सकते हैं। धन्यवाद।